इस वीडियो में हम तीन बेहद डरावनी गुमशुदगियों के बारे में बात करने वाले हैं। खास तौर पर आखिरी कहानी से ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलत हरकत शामिल थी, और जो सबूत इस बात की ओर इशारा करता है वो वाकई में बहुत बहुत परेशान करने वाला है। ये मूल रूप से वही बात है जिसे कोई भी माता पिता कभी सुनना नहीं चाहेंगे। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है, और हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी जाती है। 2006 की गर्मियों में जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था, और वहां की ऊर्जा को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शहरों में दुनिया भर के झंडों में लिपटे प्रशंसकों की भीड़ थी, और बियर गार्डन लोगों से भरे हुए थे जो गा रहे थे और चिल्ला रहे थे। लेकिन जब देश का ज्यादातर हिस्सा इस उत्साह में डूबा हुआ था, तब पाडरबोर्न शहर में 21 वर्षीय फ्राउच लीबेस की जिंदगी चुपचाप चल रही थी। फ्राउच एक छात्रा नर्स थी जो लंबी शिफ्टों में काम करती थी, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती थी, और फिर भी अपने परिवार और दोस्तों से करीबी संबंध बनाए रखती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उस समय फ्राउच की जिंदगी में बस एक ही चीज थोड़ी अजीब थी। वो अपने एक पूर्व प्रेमी के साथ अपार्टमेंट साझा करती थी। ये स्थिति सुनने में अटपटी लगती है और आमतौर पर होती भी है, लेकिन उनके मामले में ये बिना किसी खास ड्रामे के ठीक से चल रही थी। हालांकि वो वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर मचे हुए शोर शराबे में नहीं उलझी थी। फ्राउक कड़ी मेहनत कर रही थी, और 20 जून को उसने ये कर दिखाया था। दोस्तों से मिलने की योजना थी। उस रात बाद में पाटरबोर्न पब में उसने इंग्लैंड और स्वीडन के बीच एक महत्वपूर्ण मैच देखने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले वो अपनी माँ के साथ अच्छा डिनर करना चाहती थी। जब डिनर हो गया तो उसकी माँ ने उसे एक आयरिश पब तक छोड़ा जहां फ्राउके अपने दोस्तों से मिलने वाली थी। जब वो पहुंची तो पब खचाखच भरा हुआ था, और जिन लोगों से वो मिलने वाली थी उनमें उसका पूर्व प्रेमी क्रिस भी था। लेकिन वो मैच खत्म होने से पहले ही उनके अपार्टमेंट लौट गया। फ्राउकी अपने दोस्तों के साथ लगभग 11 बजे तक रही। जब उसने घर जाने का फैसला किया तो उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अकेले ही पब से बाहर निकल गई। संभवतः उसकी जेब में कुछ ही यूरो बचे थे, और उसका अपार्टमेंट 1 मील से भी कम दूरी पर था। इसलिए सभी संकेत यही बता रहे थे कि वो पैदल ही घर जा रही थी। अगर ऐसा ही था तो लगभग निश्चित रूप से वो उस रात 11:30 बजे तक अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 1 बजे रात से ठीक पहले क्रिस की नींद फ्राउके के एक टेक्स्ट मैसेज से खुली, जिसमें बस इतना लिखा था, बाद में आ रही हूँ। बस इतना ही था तो क्रिस ने सोचा कि वो दोस्तों के साथ कुछ खाने गई होगी या फिर मैच के बाद की भीड़ भाड़ में फंस गई होगी। वर्ल्ड कप के दौरान लोगों का देर रात तक बाहर रहना असामान्य नहीं था, और जब वो मैसेज आया तब भी सड़कों पर शोरगुल था। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और फ्राउकी नहीं लौटी, वो अस्पष्ट मैसेज अजीब लगने लगा। धीरे धीरे वो 2 शब्द वाला संदेश बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं लगने लगा। उसकी मैसेज आमतौर पर कहीं ज्यादा दिलचस्प और विस्तार से भरे होते थे। अगली सुबह तक भी फ्राउके नहीं लौटी थी, और जब वो काम पर भी नहीं पहुंची तो उसकी मां ने पुलिस को फोन कर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अधिकारियों ने वास्तव में तुरंत ही फ्राउके की तलाश शुरू कर दी और उसकी आखिरी ज्ञात गतिविधियों को जोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने शुरुआत उस मैसेज से की जो क्रिस को मिला था। जैसे जैसे पुलिस ने इसकी जांच आगे बढ़ाई, वो पहले से ही अजीब सा मैसेज और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। पता चला कि वो मैसेज तो पाडरबोर्न से भेजा ही नहीं गया था। वो नेहाइम नामक एक छोटे से शहर से भेजा गया था जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये तुरंत ही चिंता का विषय बन गया, क्योंकि फ्राउके का वहां होने का कोई कारण नहीं था, खासकर इतनी रात को, और वो भी पैदल। पक्का था कि पब से निकलने के बाद उसके साथ कुछ जरूर हुआ था। जब पाडरबोर्न में उसकी तलाश हर जगह की जा रही थी तो हालात और भी अजीब हो गए। क्रिस को उसके फोन से कॉल्स आने लगी। उसे सिर्फ एक कॉल नहीं मिली थी। अगले 1 हफ्ते में फ्राउके ने क्रिस को 5 बार फोन किया। हर कॉल छोटी और अस्पष्ट थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि लाइन के दूसरी तरफ फ्राउके ही थी। वो हमेशा थकी हुई लगती थी, जैसे उसने नींद में ली हो, और वो बार बार यही कहती थी कि वो जल्दी घर आ जाएगी। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ है या अब तक क्यों नहीं लौटी। पुलिस ने आने वाली हर कॉल को ट्रेस किया, और इससे केवल उलझन और बढ़ गई। इनमें से कोई भी कॉल नेहाइम से नहीं आई थी जहां से मैसेज आया था। इसके बजाय कॉल्स पाडरबोर्न के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से ट्रेस हुई, और कभी भी एक ही जगह से दोबारा नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद जगह बदल रही हो, या उसे किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। ये शहर के ऐसे सुनसान खाली इलाके थे जहां कोई बिना वजह नहीं जाता। क्रिस के साथ कॉल के दौरान भी फ्राउकी के जवाब ऐसे थे जैसे उसके पास बात करने का समय ना हो, या जैसे कोई और उसकी बात सुन रहा हो। क्रिस उससे सीधे सवाल पूछता, जैसे कि क्या वो ठीक है या वो कहाँ है, लेकिन वो इन सवालों को टाल जाती और केवल जरूरी जवाब देती। ये उसकी आदत नहीं थी, और साफ था कि कुछ गड़बड़ थी। आखिरी कॉल 27 जून को आई, ठीक 1 हफ्ते बाद जब वो गायब हुई थी। इस कॉल के दौरान उसकी बहन क्रिस के साथ थी, और उसने भी फ्राउके से बात की। उनकी छोटी सी बातचीत के दौरान फ्राउके की बहन ने पूछा,
उससे वो सवाल किया गया जो अब तक नहीं पूछा था। फ्रॉके की बहन ने पूछा, क्या तुम्हें जबरदस्ती रखा गया है? इसके बाद जो हुआ वो आज तक रहस्य है। फ्रॉके ने पहले फुसफुसाया, उसने धीरे से कहा हाँ, लेकिन फिर तुरंत ही उसने जोर से चिल्लाकर नहीं कहा। इसके बाद अचानक फोन की लाइन कट गई और बस वो आखिरी बार था जब किसी ने भी उसकी आवाज सुनी थी। उसके बाद उसका फोन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। कॉल कटने के बाद पुलिस वाले बुरी तरह उलझ कर रह गए थे। सबूत का वो एक लौता तुकड़ा जो उनके पास था वो फ्रॉके के पहले मैसेज की लोकेशन थी। फिर वही बात, नीहाइम जाने की कोई वजह नहीं थी, वहां कोई दोस्त नहीं था और वहां जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। इससे साफ हो गया कि वो वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी। कॉल्स की लोकेशंस का आपस में कोई साफ कनेक्शन नहीं था और पुलिस समझ गई कि ये उन्हें रास्ते से भटकाने और गुमराह करने की ही एक कोशिश थी। अगर फ्रॉके को नीहाइम के पास रखा गया था तो शायद यूज कॉल करने के लिए पडरबॉर्न लाया जाता था ताकि उसकी असली जगह का पता न चले। कॉल्स की जांच से पुलिस को लगा कि वो सीधे जवाब देने से बच रही थी क्योंकि यूज खुलकर बोलने की इजाजत नहीं थी। इन सब बातों से उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि यूज क्रिस को कॉल करने की इजाजत तो थी, पर किसी की निगरानी में शायद कोई चाहता था कि इस छोटी कॉल से उन्हें वक्त मिले या शक कम हो जाए। फिर जांचकर्ताओं ने उसके हर परिचित, सहकर्मी और ऑनलाइन दोस्त की जांच की गई, लेकिन एक एक करके सभी बेकसूर निकले। उन सबके पास पक्के सबूत मौजूद थे कि जिस रात फ्रॉके गायब हुई थी उस वक्त वो लोग असल में कहां थे। दिन हफ्तों में बदले और फिर महीनों में, पर कोई नया सुराग या जानकारी नहीं मिली। फिर 4 अक्टूबर 2006 को फ्रॉके की आखिरी कॉल के 3 महीने बाद लिश्तनाउ के पास जंगल में एक शिकारी को कुछ इंसानी अवशेष मिले। वो जगह सुनसान थी, स्टेट रोड के पास, पर घने जंगलों से घिरी हुई। स्थानीय लोग उस जगह को टोटनग्रुंड कहते थे, जिसका मनहूस मतलब है मौत की घाटी। लाश बुरी तरह SDADD यह चुकी थी और बस कंकाल बची थी, पर पुलिस ने पुष्टि कर दी कि वो फ्रॉके ही थी। बॉडी की हालत देखकर मौत की वजह या वक्त बताना नामुमकिन था, पर उसके कपड़े वही थे जो उसने गायब होने वाली रात पहने थे। उसने ब्लू जीन्स और कॉलर वाली हाफ स्लीव्स रेड टी-शर्ट पहनी थी। हालांकि उसका कई और सामान गायब था। उसका नोकिया फोन, काला हैंडबैग, वॉलेट और फॉसिल घड़ी शव के पास नहीं थे और आसपास तलाशी के बावजूद इनमें से कोई भी चीज कभी नहीं मिली। हैरानी है, अवशेषों के पास एक छोटा क्रॉस मिला। वो हार का हिस्सा लग रहा था, पर फ्रॉक के किसी परिचित ने उसे नहीं पहचाना। संभावना थी कि यह कातिल का है, जो जांचकर्ताओं के लिए एक ठोस सुराग था, पर दुर्भाग्य से इससे कोई सफलता नहीं मिली। जहां वो मिली वो जगह ऐसी नहीं लगी कि उसे वहां रखा गया हो। ये बस शव को ठिकाने लगाने की जगह लग रही थी। उसकी मां ने सालों तक बेटी के लिए वेबसाइट चलाई, पर 4 अक्टूबर 2023 को फ्रॉक के अवशेष मिलने के ठीक 17 साल बाद साइट हटा दी गई। जवाब न मिलने से थककर मां ने उम्मीद छोड़ दी। आज भी फ्रॉक के साथ क्या हुआ यह रहस्य है। हेदविगा गोलिक का जन्म 1924 में हुआ था, जिसे तब इटली का साम्राज्य कहा जाता था। उनके बचपन या जवानी के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, पर 1961 तक वे जगरेब, क्रोएशिया में रहकर एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में नर्स थीं। उस समय वह 635 वर्ग फुट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं, जहां पहले वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थीं। यह अपार्टमेंट यूगोस्लाविया की सरकारी आवास प्रणाली वाले इलाके में था। हेदविगा और उनका बॉयफ्रेंड जेहोवाज विटनेस थे, और जब वे मिले तो वे बिल्डिंग के केयरटेकर और हरफन मौला मिस्त्री थे। कहा जाता है कि उन्हें वह छोटा अपार्टमेंट काम के बदले मुफ्त मिला था। हमें नहीं पता कि वह कपल वे अलग क्यों हुए, पता नहीं, पर हेदविगा वहां रहती रहीं। दिलचस्प है, उनका छोटा उदास अपार्टमेंट 4थी मंजिल पर एकमात्र घर था। असल में कभी कभार आने वाले रिपेयरमैन के अलावा किसी के पास 3री मंजिल से ऊपर जाने की कोई वजह नहीं थी। हेदविगा बाकी किराएदारों से कटी थीं और वजह सिर्फ उनका 4थी मंजिल पर अकेला होना नहीं था। जाहिर है कि नौकरी छूटने या छोड़ने के बाद वे एक सनकी और दुनिया से पूरी तरह कटकर रहने वाली अजीब महिला बनकर रह गईं। जगरेब में रहने वाली बहन से उनकी अनबन थी, इसलिए वे कभी मिलती या बात नहीं करती थीं। बाकी किराएदारों में से कोई भी हेडविगा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था या मिलता था। इमारत में उसके कोई खास दोस्त तो नहीं थे, पर काटिका नाम की एक पड़ोसी अक्सर उसके छोटे मोटे काम और खाने पीने की खरीदारी कर देती थी। यह साफ नहीं कि वे कैसे मिले, लेकिन समय के साथ उन्होंने एक तरीका निकाला जहां हेडविगा पैसों वाली बाल्टी और खरीदारी की लिस्ट काटिका की मंजिल तक लटका देती थी जब उसे राशन चाहिए होता। जब काटिका सीढ़ियों पर बाल्टी देखती तो दुकान जाकर लिस्ट का सामान खरीद लेती और उसे बचे हुए पैसों के साथ हेडविगा के दरवाजे पर रख देती।
शायद काटिका के दिल में हेडविगा के लिए नरमी थी, या वह बस उसकी मदद करना चाहती थी, पर बाकी लोगों की तरह वह भी उससे थोड़ी दूरी ही रखती थी, क्योंकि कहते हैं उसका मिजाज कभी भी अचानक बदल जाता था। कुछ किराएदार उसे एक परेशान लेकिन नेक और सीधी सादी महिला मानते थे, मगर कुछ और लोगों के मुताबिक वह अक्सर उन पर और सड़क चलते अजनबियों पर चिल्लाती थी। अब इस मोड़ पर कहानी, कुछ ने 1966 तो कुछ ने 1973 तक उन्हें देखा। आखिरी बार जब काटिका ने उसे देखा तो वह मुख्य द्वार के बाहर खड़ी 3 युवकों से बात कर रही थी, पर सालों बाद पूछने पर उन्हें न तो वक्त याद था और न ही वे लद्दके। लेकिन खैर, उनकी छवि के बावजूद ज्यादातर किराएदारों ने उन पर तब भी ध्यान नहीं दिया जब वो वहां रहती थीं, तो गायब होने पर कौन सोचता। दरअसल ये आम बात थी कि वो लंबे समय के लिए गायब हो जाती थीं। एक बार उन्होंने फ्लैट सबलेट भी किया था और एक किराएदार के मुताबिक हेडविगा ने यूं ही बताया था कि वो बेलग्रेड, सर्बिया जाने वाली हैं। इस किराएदार को शायद ये भी लगा कि वो वहां किसी कल्ट में शामिल होने और कम्यून में रहने जा रही थीं। इस वजह से जाग्रेब पुलिस ने कहा कि किसी ने हेडविगा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, किसी ने जाहिर तौर पर कराई। 1973 में पुलिस को बताया कि उन्हें उसकी चिंता है, लेकिन अधिकारियों ने उसे खोजने या उसका हाल जानने की ज्यादा कोशिश नहीं की। यह कहानी शायद यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर 9 साल बाद 1981 में बाकी किराएदारों ने हेडविगा के बचे हुए कर्ज को चुकाने के लिए मिलजुल कर पैसों का थोड़ा इंतजाम किया जो उसने छोड़ा था। कर्ज कैसा था यह साफ नहीं है, पर शायद ये अपार्टमेंट से जुड़ा था, और यह कहना भी सही होगा कि किराएदारों ने अपनी मेहनत की कमाई किसी दरियादिली या हेडविगा के प्रति किसी खास लगाव के कारण नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने ऐसा शायद इसलिए किया ताकि जब मैनेजमेंट उसे बेदखल करके उसका सामान हटाए तो उन्हें वो अपार्टमेंट मिल सके। फिर भी किसी ने ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाने और यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि वो वहां है। शायद इसकी वजह यह थी कि उन सभी को पता था कि वो जा चुकी है और वापस नहीं आने वाली। इसकी एक और अहम वजह यह थी कि यूगोस्लाविया में सरकारी अपार्टमेंट से जुड़े मामलों को सुलझने में अक्सर महीनों या साल लग जाते थे। इसलिए 1991 के मध्य तक उस अपार्टमेंट को आधिकारिक तौर पर लावारिस घोषित नहीं किया गया, और तब तक देश क्रोएशियाई स्वतंत्रता संग्राम के बीच में था जो 1995 की गर्मियों तक चला। ऐसे हालात में उस छोटे से फ्लैट की सुध लेना अधिकारियों के लिए जरूरी नहीं था, जहां शायद कोई परेशान वैरागी रहता था। फिर 1 दशक तक कुछ नहीं हुआ, जब तक 1998 में अजीब नोटिस नहीं दिखा। निवासियों के अनुसार नोटिस जनगणना आयोग ने लगाया था। उसमें लिखा था कि अपार्टमेंट में घुसने या रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकियों ने इसे गंभीरता से लिया और घर 10 साल और बंद रहा, जब तक 12 मई 2008 को मैनेजर और कुछ लोगों ने ताला तोड़कर अंदर कदम नहीं रखा। उन्हें लगा होगा कि अंदर धूल, जाले, कचरा, एसडीडी खाना और हेडविगा का छोड़ा हुआ बेकार सामान मिलेगा, और एक तरह से वे बिल्कुल सही थे। पर अंदर जाते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उन्हें एक बहुत तेज बदबू का सामना करना पड़ा। फिर जब आंखों को कम रोशनी की आदत हुई तो उन्होंने अपने बिल्कुल सामने हेडविगा गोलिक को पाया। तब तक किसी ने यूज पिछले 35 से 40 सालों में नहीं देखा था। लेकिन आगे के विवरण अलग हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक वो अपनी आर्मचेयर पर बैठी थी और उसके ठीक सामने एक सफेद कप रखा था जो कभी गर्म चाय से भरा हुआ था। वही कुछ का कहना है कि वो कोने में टूटे फूटे बिस्तार पर लेती थी, लेकिन जो भी हो, उसका सूखा, चमड़े जैसा और बेहद सुरक्षित शरीर टीवी की ओर था, डरे हुए पड़ोसियों से बस कुछ ही दूर। वो तुरंत अपार्टमेंट से पीछे हटे और अथॉरिटीज को बताया कि हेडविगा आखिरकार बेलग्रेड गई ही नहीं थी। लश हटाने से पहले जांचकर्ताओं ने देखा कि खिड़कियां नदी खुली थी और बिजली अभी भी चालू थी। मेडिकल एग्जामिनर बस यही बता पाए कि हेडविगा की मौत शायद 60 के दशक के मध्य या 70 की शुरुआत में हुई थी। ये उस समय से मेल खाता था जब बिल्डिंग के लोगों ने यूजे आखिरी बार देखा था। शरीर की हालत देखकर जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि मौत सर्दियों में हुई थी और इसी वजह से किसी को बदबू नहीं आई कुछ भी, क्योंकि खिड़कियां खुली थीं। और चूंकि बिजली इतने समय तक चालू थी, वेंटिलेशन सिस्टम ने नमी कम की और पूरे अपार्टमेंट में ताजी हवा का संचार बनाए रखा। इन सभी हालातों ने मिलकर शरीर को उतनी जल्दी सड़ने से रोक दिया जैसा कि अक्सर गर्मियों के दौरान मरने की स्थिति में होता है। और जहां तक मेडिकल जांच में पता चला, हेडविगा चाय लेकर टीवी देखने बैठी या लेटी थी और बस प्राकृतिक कारणों से उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई, इसलिए ये अटकलें भी हैं कि शायद हेडविगा की मौत कुदरती नहीं थी। दिलचस्प है कि रिकॉर्ड बताते हैं कि 2005 में मरने से पहले बिल्डिंग के आर्किटेक्ट ने लगभग 4 दशकों तक हेडविगा का बिजली बिल भरा। ये उसका शव मिलने से महज 3 साल पहले की बात थी।
यह भी संदिग्ध है कि शहर के जनगणना आयोग का दावा है कि उन्होंने 1900 उसके दरवाजे वाला नोटिस कभी जारी ही नहीं किया था। हो सकता है यह महज कोई कागजी भूल हो, पर अफसोस हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। पर हम इतना जानते हैं कि अगर वो जिंदा होती तो 2008 में शव मिलने तक हेडविगा 44 साल की होती, यानी उन्होंने जगरेब के उस अपार्टमेंट में जिंदा रहने से ज्यादा वक्त मरने के बाद गुजारा और ज्यादातर समय उन्हें बस भुला दिया गया था। नाइलीन के ब्रिस्को का जन्म 18 सितंबर 1978 को ऑरेंज कैलिफोर्निया में हुआ था और गर्मियों तक 1943 मेन नाइलीन, उसकी मां, सौतेला पिता और भाई बहन सब मोंटाना में रहते थे। 25 जून शनिवार की सुबह वो सब पारिवारिक गाड़ी में बैठकर मध्य पश्चिमी मोंटाना के सुंदर एल्खोर्न पार्क की ओर निकल पड़े। उस दिन हेलेना नेशनल फॉरेस्ट में स्थित इस पार्क में कैपिटल सिटी रेडियो हम क्लब का एक कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर तक पार्क हम ऑपरेटर्स और उनके परिवार वालों से भर गया था जो आम पिकनिक की तरह मौज मस्ती कर रहे थे। दोपहर के खाने के बाद बच्चे पिकनिक साइट के पास जंगली इलाकों में आते जाते रहे। वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और रास्तों पर घूम रहे थे। ज्यादातर बच्चे बदों से करीब 20 से 50 गाज के दायरे में ही मौजूद थे। करीब 1 बजे के आसपास 4 साल की नीलीन और कुछ दूसरे बच्चे एक पतली पगडंडी पर गए। तभी बाकी बच्चे दौड़कर उससे करीब 10 से 20 गाज आगे निकाल गए। नीलीन उसी रास्ते पर उनके पीछे चल रही थी, पर जंगल या ध्यान न देने की वजह से वो कुछ पल के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गई। कुछ ही पल बाद जब बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रास्ते पर नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से उनकी नजरों से गायब हो चुकी थी। बच्चे जल्दी से वहां वापस गए जहां वो थी, पर जब वो नहीं मिली तो उन्होंने वापस पिकनिक एरिया जाकर बड़ों को बताया कि वो मिल नहीं रही है। खोजते हुए वे बार बार उसका नाम पुकारते रहे, लेकिन खौफ की बात थी कि उसका या उसके सामान का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर ही आधिकारिक खोज अभियान चलाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू को बुला लिया गया। फिर उन्होंने लंबी कतारें बनाई जिनमें खोजने वाले 1 हाथ की दूरी पर खड़े थे ताकि कोई भी चीज नजर से न बचे। वे रात गए तक घंटों इसी तरह खोजते रहे जब तक कि थकान ने उन्हें रुकने पर मजबूर नहीं कर दिया। अगले दिनों में उन्होंने बीवर डैम तोड़े, तालाब सुखाए, झादियां हटाई, गुफाएं खदानें जांची और देखी हुई जगहों की भी कई बार तलाशी ली, लेकिन उन्हें न तो नाइलीन मिली और न ही उसके जूते या फटी टी शर्ट का कोई टुकड़ा जो साबित कर सके कि वह कभी वहां थी भी। आधिकारिक तौर पर 10 दिनों तक चली इस तलाश में 2,500 से अधिक खोजकर्ता थे। खोजकर्ताओं ने कभी इतनी बड़ी और पूरी तरह नाकाम कोशिश नहीं देखी थी, शायद इसलिए क्योंकि वजह जंगल में खोने से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। आंकड़े बताते हैं 3/4 से ज्यादा अपहरण रिश्तेदार या परिचित ही करते हैं। इसलिए जांचकर्ताओं ने नाइलीन के परिवार की कड़ी जांच की। उसका सौतेला पिता शुरू से ही शक के घेरे में था, लेकिन बाद में उसे और बाकी रिश्तेदारों को उसकी गुमशुदगी के मामले से बरी कर दिया गया। इसके बाद नाइलीन की तस्वीर देश भर में दूध के डिब्बों पर छापी गई। इससे कई नए सुराग सामने आए, लेकिन उनमें से ज्यादातर किसी भी काम के नहीं निकले। अफसोस कि महीनों तक कुछ पता नहीं चला और परिवार को बिना किसी जवाब के उस दिन की घटना के साथ जीना पड़िड्डा। फिर 1985 के अंत में इस मामले ने अचानक एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ लिया। ऐसा हुआ करीब 2.5 साल नाइलीन के गायब होने के बाद। यूएस नवंबर उसके परिवार और लापता लोगों की खोज करने वाली कई संस्थाओं को एक अनजान आदमी से कॉल्स और चिट्ठियां आने लगीं जिसने यूज अगवा करने का दावा किया। खौफनाक बात यह थी कि उसने उस पर हमला करने की बात मानी, लेकिन यह भी कहा कि वो खुश और स्वस्थ है और वो साथ दुनिया घूम रहे हैं। फिर कुछ महीनों बाद 1986 की शुरुआत में विस्कॉन्सिन पुलिस को एक आदमी से एक और चिट्ठी मिली जिसने दावा किया कि उसने 1943 की गर्मियों में मोंटाना से कई नाम की लड़की को अगवा किया था, जो कि नाइलीन का ही मिडिल नेम था। लिहाफे पर मेडिसन विस्कॉन्सिन का पोस्ट मार्क लगा हुआ था। उस चिट्ठी को और खौफनाक बनाने वाली बात यह थी कि उसमें गायब होने के ऐसे विवरण थे जो कभी जनता को नहीं मिले। जांचकर्ताओं के मुताबिक इसका मतलब यही था कि लिखने वाले को इस अपहरण की गहरी जानकारी थी। चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि उस आदमी की निवेश से काफी आमदनी थी, वो घर से काम करता था और वो यूज घर पर ही पढ़ाता था। चिट्ठी भेजने के कुछ देर बाद उस आदमी ने न्यूयॉर्क सिटी में चाइल्ड फाइंड अमेरिका के हेडक्वार्टर्स में कई कॉल्स किए। दिलचस्प बात यह थी कि सभी कॉल्स विस्कॉन्सिन के फोन बूथ्स पर ट्रेस हुए, जिसमें एक मिल्वॉकी से 75 मील पश्चिम एजर्टन में था। लगभग उसी समय एक स्थानीय व्यक्ति ने एजर्टन से 15 मील दक्षिण जेन्सविले विस्कॉन्सिन के एक रेस्तरां में नाइलिन जैसी दिखने वाली लड़की को देखने की सूचना दी। दुर्भाग्यवश हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी और पुलिस जान नहीं पाई कि वो चिट्ठियां और कॉल्स किसने किए थे या वे असली थे। इसके बाद यह मामला फिर ठंडा पीडिड्डा।
अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज से नई उम्मीद मिली। शो के एक एपिसोड में दिखाया गया नाइलिन के गायब होने की घटनाओं को दोहराने के अलावा निर्माताओं ने उन चिट्ठियों के अंश भी शामिल किए जो जिन्हें इससे पहले कभी भी आम जनता के लिए जारी नहीं किया गया था। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने हेलेना और बोल्डर के बीच उसे उठाया। वह रो रही थी और कांप रही थी। मैंने उसे रख लिया और उसे प्यार दूंगा। मैं उसे अपने घर ले आया। मेरी निवेश से अच्छी आय है और मैं घर से काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर वक्त उसका ख्याल रखता हूँ। मैं उसे घर पर ही पढ़ाता हूँ और उसे मेरे साथ यात्रा करना पसंद है। वह खुशी खुशी आपको यह सब बता। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ओक्लाहोमा, न्यू ऑरलियंस, नेशविल, शिकागो, प्योर्टो रिको, कनाडा की यात्राएं। पिछले साल ब्रिटेन भी उसे बहुत पसंद आया। फिर कोष्ठक में लिखा है, कोई पासपोर्ट पर सवाल नहीं उठाता। आगे लिखा है, उसके बाल अब छोटे घुंघराले हैं। वो काफी बड़ी डेढ़ी हो गई। वह लगभग 45 इंच लंबी और करीब 50 पाउंड की थी। उसके ऊपर के चारों पक्के दांत आ गए हैं और अभी नीचे के 2 दांत भी हैं। वो अच्छा खाती है। उसका पसंदीदा खाना पिज्जा और चेरी कोक है। खौफनाक था कि एक पत्र का अंत यूं हुआ, मैं उससे प्यार करता हूं, वो मेरे पास है, उसे जाने नहीं दे सकता। एपिसोड के बाद एक दर्शक ने बताया, नाइलीन शायद बेलिंगहैम, वॉशिंगटन में उसकी क्लासमेट थी। वो बिल्कुल नाइलीन जैसी और उसी उम्र की थी, पर दुर्भाग्य से उसका नाम मोनिका था। हैरानी हुई कि उसे भी 1980 में बरबैंक में उसके पिता ने अगवा किया था। मोनिका के परिवार के लिए ये अच्छा था, पर शो की कवरेज से नाइलीन के परिवार को फायदा नहीं हुआ। मामला तब अजीब हो गया जब नाइलीन की मां नैन्सी की अगले साल मेक्सिको सिटी के होटल में हत्या हो गई। दुर्भाग्य से उस केस की जानकारी सीमित है और यह साफ नहीं है कि वो वहां कर क्या रही थीं। लेकिन एक ही परिवार में ऐसी 2 घटनाएं अजीब हैं। न्यू ऑरलियंस की एक नर्स ने दावा किया कि उसकी नाइलिन जैसी दिखने वाली गर्भवती हेलेना से बात हुई। नर्स ने कहा वो लड्डी दहकी काफी उम्र दराज आदमी के साथ थी। उस लड्डी दहकी ने बताया कि वो विदेश में पली बढ़ी है। जैसे ही नर्स ने उसका नाम, पता और मेडिकल जानकारी मांगी, वे दोनों अचानक वहां से उठकर चले गए। दुर्भाग्य से अब बस इतना ही सबूत बचा है। पुलिस के मुताबिक इस रहस्यमयी गुमशुदगी के दशकों बाद भी नए सुराग मिलते रहे। यह साफ नहीं है कि क्या नाइलिन उस दिन जंगल में खो गई थी या वो चिट्ठियां सच थीं और वो कहीं जिंदा है। मौजूदा हालात देखकर तो यही लगता है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो देखने के लिए शुक्रिया। पेट्रियन और चैनल मेंबर्स का खास धन्यवाद। अगर आप चाहें तो हम वीडियोस का अर्ली एक्सेस देते हैं जो रेगुलर अपलोड से 1 हफ्ते पहले मिलता है। साथ ही कोई स्टोरी सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्म से भेज दें। खैर, फिर से शुक्रिया। उम्मीद है आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।